हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज 24 अप्रैल है और 4 मई को आपका नीट 2025 एग्जाम है। यानी आज से आपके एग्जाम डे तक आपके पास ओनली 9 डेज का टाइम बचा है, जिसमें आप अपने वीक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी मिस्टेक्स को लर्न करके अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब आपको ये पता हो कि केमिस्ट्री में आप किस स्कोर पे लाइक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज ही आपको केमिस्ट्री का नीट 2025 का पेपर दे दिया जाए, आप वो पेपर अटेम्प्ट कर लें और आपको पता लग जाए कि केमिस्ट्री में आपका स्कोर आ रहा है 170, किसी दूसरे स्टूडेंट का 160, किसी का 150, 140, 130, जो भी स्कोर आ रहा है, तो आप क्या कोशिश करेंगे कि 130 को 160 तक इंप्रूव किया जाए, 140, 150 को 170 तक, 160 वाला स्टूडेंट 170 वाला स्टूडेंट कोशिश करेगा 180 आउट ऑफ 180 तक मैं अपना स्कोर इंप्रूव करूं। लेकिन ये तभी तो पॉसिबल है ना जब आपको ये पता चलेगा कि अभी प्रेजेंट टाइम पे आज आप कितना स्कोर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि अभी अगर आपका पेपर ले लिया जाए, आपको नीट 2025 का केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट करने को बोला जाए, तो आप उसमें कितना स्कोर कर सकते हैं। कैसे बताऊंगा वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात याद आ रही है। जब मैं वीडियो शूट करने के लिए स्टूडियो में आ रहा था, एक गुड़िया मेरे पास आई, बीवाइज क्लासेज की ऑफलाइन स्टूडेंट है जिनका नेम है ऋषिका अग्रवाल। वो आई और बड़े खुशी खुशी उन्होंने बताया कि सर मेरा जेईई मेन 2025 का रिजल्ट आया है और केमिस्ट्री में मेरी परसेंटाइल है 99.289। वो सिर्फ नीट एग्जाम के लिए केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रही है। जेईई मेन उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया था और कितनी अच्छी परसेंटाइल है, 99.289। बड़ी बात ये थी, उन्होंने बोला कि सर जब जेईई मेन के लिए मैं जा रही थी, मैं सिर्फ केमिस्ट्री के जो हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट है, रिवीजन टेस्ट हुए या जो मेजर टेस्ट अभी तक हुए हैं, उनमें जो मैंने मिस्टेक्स की थी उन मिस्टेक्स को रिवाइज करके गई और जो आपने क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच बताई थी या आपने सिखाया था कि एग्जामिनर किस अप्रोच से क्वेश्चन फ्रेम करता है, उसी को मैंने ध्यान में रखा। तो मुझे ऐसा लगा कि पूरा पेपर मेरा देखा हुआ है। देखो, मैं नीट के लिए पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बेसिक सिखाता हूं, एग्जामिनर की क्या अप्रोच है, क्या थिंकिंग है वो बताता हूं, और जो बच्चे इन बातों को अच्छे से लर्न करते हैं फिर वो पेपर को इजीली सोल्व कर देते हैं। फिर एग्जाम चाहे नीट का हो या जेईई मेन का हो, रिजल्ट आपके सामने है। ऋषिका अग्रवाल 99.289 बहुत ही अच्छी परसेंटाइल है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं। इतने स्टूडेंट है, मैं सबके बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन एक एग्जांपल काफी है। और सबसे बड़ा एग्जांपल तो आप खुद बनने जा रहे हैं। जो बच्चे बीवाइज क्लासेस की केमिस्ट्री की केयर टेस्ट सीरीज के मेजर टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हैं। मैंने आपके लिए 90 शॉर्ट्स की एक N3C सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें मैं डेली आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूं जो नीट 2025 में एज इट इज पूछे जा सकते हैं, वो देख रहे हैं। जीत सीरीज आप देख रहे हैं जिसमें जेईई मेन 2025 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो इतना करने के बाद आपका केमिस्ट्री में आराम से 180 आउट ऑफ 180 आ जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। लास्ट टाइम पे इसके अलावा आपको अलग से ना कुछ पढ़ना है, ना कोई एनसीईआरटी पे जाना, ना नोट्स की तरफ जाना, ना कोई वीडियो देखना, कुछ भी मत करना। सिर्फ ये 3 चीजें अच्छे से कर जाओ। सबसे पहले केमिस्ट्री केयर टेस्ट सीरीज के मेजर टेस्ट, उनके वीडियो सॉल्यूशन, 90 क्वेश्चन जो शॉर्ट्स में आ रहे हैं वो तो बहुत आसान है, और जीत सीरीज जो है ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए है। ठीक, तो इतना कर जाओगे, आराम से केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 आ जाएगा। और फिर जैसे मैंने ऋषिका अग्रवाल का एग्जांपल दिया है, तो नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो होंगे उनको आपका एग्जांपल देंगे। ऑलरेडी आप पहले भी देख चुके हो, नीट 2024 में 11 स्टूडेंट्स ने 180 आउट ऑफ 180 किया, 34 स्टूडेंट्स का स्कोर 175 या 176 था, वहीं 170 प्लस स्कोर करने वाले टोटल स्टूडेंट 103 थे। इस बार हमारा टारगेट है हर स्टूडेंट का स्कोर हो मिनिमम 160 प्लस। वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है जब आप इसको, इन बातों को अच्छे से फॉलो करते रहोगे। जो मिस्टेक्स मैं आपको बताता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, उनको नोट करके बार बार रिवाइज करते रहेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप आज नीट 2025 एग्जाम के लिए केमिस्ट्री में किस स्कोर पे लाई कर रहे हैं। देखो, आज हमारा जो वीडियो है ये जीत सीरीज का 7th वीडियो है, और इस वीडियो में जो 20 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं वो एग्जैक्ट नीट पैटर्न के हैं, यानी बिल्कुल नीट लेवल के हैं। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आ सकता है, ज्यादा फर्क नहीं आएगा।
फिर भी मैं आपको बता दूं, इन 20 के 20 क्वेश्चंस को आपको मेरे साथ अटेम्प्ट करना है, जैसा कि 6th वीडियो में भी आपने किया था। लेकिन इस वीडियो में और ज्यादा सीरियसली करेंगे, क्योंकि 6th वीडियो में थोड़े से टफ क्वेश्चन भी थे, बट इसमें आपके एग्जैक्ट नीट लेवल के क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन आप साथ के साथ अटेम्प्ट करेंगे, फिर आप बाद में चेक करेंगे कि उनमें से आपके कितने ठीक हुए। जिन बच्चों के 18, 19 या 20 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, अगर कल ही उनको नीट का केमिस्ट्री या पेपर दे दिया जाए, वो नीट एग्जाम में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर बहुत ही आसानी से कर लेंगे। जो बच्चा इनमें से 16 क्वेश्चन कर लेगा, वो 170 स्कोर करने का हकदार है, और जो बच्चा 15 क्वेश्चन सही कर लेगा, वो 160 स्कोर करने का हकदार है। और इसके नीचे अगर हम बात करें, जिस बच्चे का 12 क्वेश्चन सही होगा, कल उसका नीट एग्जाम हो जाए तो वो आराम से 140 तक स्कोर कर सकता है। जिस बच्चे के 10 क्वेश्चन सही होंगे 20 में से, वो नीट एग्जाम में 120 प्लस तक स्कोर कर सकता है। अब देख लो क्या थोड़ी देर में देखेंगे कि आपको मेरे साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे, कहां पे आप लाई कर रहे हैं। और इसके साथ आपको वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताना है कि किस बच्चे के कितने क्वेश्चन सही हुए। और जैसा कि बीच बीच में मैं बोलता हूं, ये क्वेश्चन बताओ किसका ठीक हुआ, किसने पहले अटेम्प्ट में ठीक किया, वो भी बताना है, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो, ये सब वर्चुअल चल रहा है, मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूं, मैं अकेला हूं यहाँ पे स्टूडियो में, वीडियो बनाए जा रहा हूं, आप घर पे अकेले वीडियो देख रहे हैं। मुझे तभी पता चलेगा जब आप अपने रिजल्ट बताएंगे, जब आप बताएंगे, जब आप मेरी बातों का रिप्लाई करेंगे, कमेंट में लिखेंगे सर इस क्वेश्चन को मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया था, या जैसा आपने बोला वैसा मेरा हो गया था। तो उससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है, मुझे पता भी चलता है कि हमारी मेहनत कहां तक रंग ला रही है, आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया करो। और आपका जो भी ऑनेस्ट रिव्यू है, आपका जो ओपिनियन है मेरे वीडियोज के बारे में, मेरी टीचिंग के बारे में, जो हम आपकी मदद करने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं उनके बारे में, वो भी जरूर लिखा करो, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका फीडबैक मेरी टीचिंग को और इंप्रूव करेगा, हमारे सिस्टम को और इंप्रूव करेगा, जिससे आपके आने वाले छोटे भाई बहनों को और मदद मिलेगी। और अगर कोई आपका छोटा भाई बहन है जिसने अभी नीट 2026 या 27 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, तो मैं आपको बता दूं, नीट 2026 के लिए बीवाइज क्लासेस का चैंपियन बैच स्टार्ट हो चुका है। बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके साइन अप करने के बाद कोर्सेज में जाएं, चैंपियन बैच पे क्लिक करें, और जब आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने से पहले चैंपियन प्रोमो कोड अप्लाई करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। वहीं 27 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी जो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, उनके लिए हमने राइजर बैच स्टार्ट किया है। वो भी बीवाइज ऐप डाउनलोड करके कोर्सेज में जाके राइजर बैच पे क्लिक करके पेमेंट करने से पहले राइजर प्रोमो कोड अप्लाई कर देंगे, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो जाए। दोनों ही बैच में, चाहे चैंपियन बैच है या राइजर बैच है, कोटा क्लासरूम के लेक्चर में प्रोवाइड करता हूं, जहां पे कंप्लीट एनसीईआरटी अच्छे से सिखाई जाती है। क्लास में ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी की टेक्स्ट एग्जाम्पल, टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, नीट आईआईटी एडवांस जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं। क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच सिखाता हूं, एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, रिवीजन करने का बेस्ट मेथड क्या है, टेस्ट अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छी स्ट्रेटजी क्या होती है, वो सारी बातें क्लास में सिखाता हूं। इसीलिए बच्चे इतना अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो आपके भाई बहनों को आप बताएं चैंपियन बैच और राइजर बैच के बारे में। किसी का कोई प्रॉब्लम है 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकता है। और जो बच्चे कोटा में आकर के ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए नीट 2026 और 27 का बैच स्टार्ट होगा। मैं लास्ट वीक में, ये नीट एग्जाम के बाद मैं अनाउंस कर दूंगा, बट उसके लिए जो भी बच्चा ऑफलाइन बैच के लिए अभी रजिस्टर करेगा, उसको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। आप भी इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। और चैंपियन बैच वाले स्टूडेंट है या राइजर बैच वाले स्टूडेंट है, नेक्स्ट ईयर के जो लेक्चर है, जो भी कोटा क्लासरूम में स्टार्ट होंगे ऑफलाइन लेक्चर, वो आपको लाइव या रिकॉर्डेड आपके बैचेज में प्रोवाइड कर दी जाएंगे। आपको अलग से कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। Which of the following ions has spin only magnetic moment of 4.9 बोर मैग्नेटोन? देखो, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें, एक तो मेथड ये है कि आप वीडियो पॉज कर लें, पहले क्वेश्चन सोल्व करें, फिर मेरे साथ आगे बढ़े, या आप मेरे साथ साथ भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। मैं डिटेल में लिखता हूं, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी एक्सप्लेन करता हूं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो आप मेरे से पहले भी सोल्व कर सकते हैं। बट 20 के 20 क्वेश्चन आपको ईमानदारी से सोल्व करने हैं, और लास्ट में ये भी बताना कि आपके कितने करेक्ट हुए और कितने इनकरेक्ट।
तो देखो सबसे पहले इसने न्यू कितना दिया है 4.9 बोर मैग्नेटॉन, और हम न्यू का फॉर्मूला जानते हैं n इंटू n प्लस 2 अंडर द रूट आएगा। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो एक तो मेथड ये बनता है, आप यहाँ पे न्यू की वैल्यू पुट करो और बोथ साइड स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसको सोल्व करो। ठीक, इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया है, अगर न्यू कभी भी 1.73 है या 1 पॉइंट समथिंग है तो इसका मतलब उसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1। न्यू 2 पॉइंट समथिंग है तो इसका मतलब है उसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। न्यू आपका 3 पॉइंट समथिंग है तो उसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। न्यू 4 पॉइंट समथिंग है तो उसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और न्यू 5 पॉइंट समथिंग तो उसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने आपको सिखाया, तो यहां से हमें समझ में आ गया न्यू 4.9 है तो इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब चेक कर लो किसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, Mn2 प्लस Mn का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d54s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्या बचेगा, ओनली 3d5, यानी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आए, 5। क्रोमियम 2 प्लस, ये होता है क्रोमियम का 3d5 4s1, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 4s का गया, 3d5 का 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, बचेगा 3d4, तो इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। वहीं Fe3 प्लस, Fe का होता है 3d6 4s2, 2 4s के गए, 1 3d का गया, कितना बचा 3d5, n इक्वल टू 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट का होता है 3d7 4s2, प्लस 2 में लेके जाओगे 4s के इलेक्ट्रॉन गए तो 3d7 बचा जिसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो n इक्वल टू 4 किसका आ रहा है, सेकंड का, तो सेकंड का कितना मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, 4.9। बड़ा आसान क्वेश्चन था, आंसर 2 आएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नीट एग्जाम में भी आ सकता है। देखो जेईई मेन में इतना आसान क्वेश्चन आ रहा है तो नीट में भी आ सकता है, बिल्कुल सेम भी आ सकता है, सिमिलर पैटर्न का आ सकता है, लेकिन मैं ये नहीं लिखूंगा कि नीट 2025 में आ सकता है, क्योंकि इतने लॉलीपॉप क्वेश्चन पे हम अपना जो एफर्ट है वो नहीं लगाएंगे। नीट 2025 में आ सकता है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछो, आ गया तो हर बच्चा कर लेगा। हम तो उस क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें क्वालिटी होगी। ठीक, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करो सोल्व। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कहां से, आपके एनसीईआरटी में केमिकल बॉन्डिंग में जो टेबल दी गई है वहां से क्वेश्चन पूछा है, और मुझे सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व करेंगे। देखो ए PF5 दिया है, PF5 का यहां पे ये कंपाउंड दिया, लिस्ट 2 में शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन बताना। आप बताओ PF5 क्या होता है। PF5 सब बच्चे जानते हैं यार, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका शेप होता है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d। आसान है कि नहीं है। ऐसे ही SF6 दे रखा है इसने। नेक्स्ट SF6 क्या होता है, स्क्वायर बाइपिरामिडल बोल दो या ऑक्टाहेड्रल बोल दो, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन भी आप जानते हैं sp3d2 होता है। उसके बाद NiCO4 है, ये NiCO4 है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेकिन इतनी बार हम सोल्व कर चुके हैं तो मुझे उम्मीद है आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। तो NiCO4 क्या होता है, आपका टेट्राहेड्रल होता है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3 आएगा। और वहीं अगर हम बात करें PtCl4 की, देखो भाई आपके 4d और 5d सीरीज के जो मेटल एटम या मेटल आयन होते हैं उनके साथ कोई भी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, और यहां पे अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो आपको पता है क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आएगी और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। लाइक किसका आता है, NiCN4 का। ठीक, अब मैच कर लो जल्दी से। एक इसके साथ मैच किया, PF5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल sp3d, ये मैच कर गया 4 के साथ। SF6 किसके साथ मैच किया, ऑक्टाहेड्रल sp3d2 थर्ड के साथ। NiCO4 ये मैच कर गया टेट्राहेड्रल फर्स्ट के साथ, और फिर PtCl4 स्क्वायर प्लेनर सेकंड के साथ। आ गया आंसर कौन सा, A का 4, B का 3, C का 1 और D का 2। आंसर इज 1। ये भी हमारा पहले अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। उम्मीद है सभी बच्चों ने 20 से 30 सेकंड में इसको सॉल्व कर लिया होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग के एनसीईआरटी से है, तो इस टेबल से मैच द कॉलम ऑलरेडी नीट में आ चुके हैं, जेईई मेन में तो बहुत बार पूछा जा चुका है, तो यहां से आ सकता है। और यहां से क्वेश्चन आएगा ना, हर बच्चा सोल्व कर देगा, क्योंकि आपको रैंकर बैच में कराया है, रैंक बूस्टर कोर्स में करा रखा है, कृष्णा बैच में करवाया, और कितनी बार मैं आपको केमिस्ट्री केयर टेस्ट में पूछ चुका हूं। अब आपका जीत सीरीज में भी हो गया, इसके बाद बचा ही क्या है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd, 2 मोल ऑफ ईच ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड ग्लूकोज आर मिक्स्ड with 500 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, ऐसा क्वेश्चन नीट में भी आ सकता है। ठीक, क्या दिया भाई, कोशिश करेंगे वीडियो पॉज करके, या मेरे साथ साथ भी कर सकते हो, लेकिन जैसे ही मैं पहली लाइन बोलूंगा आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, तो बेटर है कि ऐसे को पॉज करके ट्राई करो। ठीक,
फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, डेल्टा टीबी चाहिए। डेल्टा टीबी के लिए यहां पे हमें क्या चाहिए, I इंटू के बी इंटू एम। ठीक, के बी उसने दे रखा है, मोलरिटी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और इथाइलिन ग्लाइकोल और ग्लूकोज दोनों ही क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी ये डिसोसिएट नहीं होंगे, तो दोनों का आई एन फैक्टर 1 आएगा, तो 1 ही रखा जाएगा। के बी कितना है, 0.52 है। मोलरिटी बताओ कितनी आएगी, मोलरिटी के लिए 2 मोल तो इथाइलिन ग्लाइकोल के है और 2 मोल ग्लूकोज के है, तो टोटल सोल्यूट के 4 मोल हो गए। सोल्यूट के कितने मोल हुए, 4, डिवाइड बाई वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी। वेट ऑफ सोलवेंट कितना, 500 ग्राम, यानी 0.5 केजी, ये आ जाएगा। इसको सोल्व करो अब, ये इसको 1/2 2 पर गया 8 आ जाएगा, तो इसको अगर 8 आपने लिख दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 और 1 41, तो 4.1 आ गया डेल्टा टीबी। ये केल्विन में है तो केल्विन में लिखना, नहीं तो डिग्री सेल्सियस। अब आप इसको क्या करेंगे, आपको पता है भाई हम डेल्टा टीबी क्या लिखते हैं, टीबी माइनस टीबी नोट, यानी टीबी इज इक्वल टू टीबी नोट प्लस डेल्टा टीबी हो जाएगा। ठीक, तो ये है आपका 373 होता है प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, और ये 4.16 है, तो ये 377.16 इतने केल्विन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, आंसर इज 1। ये भी आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट यही था कि आपको 2 मोल इथाइलिन ग्लाइकोल के और 2 मोल ग्लूकोज के टोटल ऐड करने थे। हो सकता है कुछ बच्चों ने यहाँ पे 2 ही लिखा हो और उनकी कोई मिस्टेक हो गई हो। ठीक, आंसर 1 है। फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, जी कैलकुलेशन फास्ट है वो पहले अटेम्प्ट में, नहीं तो सेकंड अटेम्प्ट में सबका सोल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आपने सोल्व कर लिया तो ये मानो कि आपकी ठीक प्रिपरेशन है। मैं तो नहीं कहूंगा बेस्ट प्रिपरेशन है, क्योंकि इतना टफ भी नहीं है। अच्छे क्वेश्चन आपके जो जीत सीरीज की 6th वीडियो थी उसमें थे, आज बिल्कुल नीट लेवल के क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। देखो भाई, ये आपका फिनोलिक, ये फिनोलिक, ये फिनोल और ये एसिड, तो एसिड तो हमेशा फिनोल से ज्यादा एसिडिक होते हैं ना, तो आंसर 1 आ गया। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। अगर आपसे कोई पूछे ऑर्डर क्या आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, सबसे पहला फर्स्ट है, उससे कम ये फिनोल में OH एसिडिक ग्रुप है, तो यहां +M ग्रुप लगाइए, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। ये -M ग्रुप लगाइए, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो फोर्थ सबसे ज्यादा, उससे कम सेकंड और सबसे कम थर्ड। पीके का ऑर्डर पूछे इसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th ये आपका पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। ये आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। करेंगे ट्राई। इसमें आप पहले सोल्व कर लो, वीडियो पॉज करके सोल्व कर लो। बेटर मैं कुछ बोलूं उससे पहले आपका कुछ माइंड सेट हो, तो आपको ट्राई करना चाहिए। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, नाइट्रोजन हैज लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ देन पीपी बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है। अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड जो होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी फास्फोरस बॉन्ड से कम होती है। रीजन क्या है भाई, नाइट्रोजन में यहां पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो लोन पेयर रिपल्सन बढ़ जाएगा। इसमें क्या होता है, लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है, जिसके कारण बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है। ठीक, सिमिलरली आपका ना ऑक्सीजन की भी सल्फर से कम आएगी। आपने देखा होगा जो फ्लोरीन है FF में भी लोन पेयर रिपल्सन की वजह से उसकी बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन से कम होती है। इवन फ्लोरीन तो आपका ब्रोमीन से भी पीछे चला जाता है। ठीक, सबसे ज्यादा Cl2 की उससे कम, Br2 की उससे कम, F2 की सबसे कम, I2 की होती है। ठीक, तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। NN बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, कम होगी। NN बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी PP बॉन्ड स्ट्रेंथ से। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2, ऑल ग्रुप 15 एलिमेंट्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये बोल रहा कि जितने भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट, वो सारे डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेंगे। देखो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अगर +3 में है तो +3 से वो +5 में भी जा सकता है और -3 में भी जा सकता है, 0 में भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही फास्फोरस +5 में भी जाएगा, -3 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे नीचे वाले जो एलिमेंट आ गए, बिस्मथ वगैरह जो आ गए, ठीक, नाना पाटेकर, ऐसे सब भिखारी, ठीक, तो ये क्या है, ये +3 में ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये कभी भी +5 में नहीं जाना चाहेंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण इनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, तो ये +3 में रहना चाहेंगे, ऑक्सीडाइज होकर के +5 में नहीं जाना चाहेंगे। यानी इनका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है।
और जब इनका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है तो सिर्फ रिडक्शन हो सकता है। तो जिस रिएक्शन में सिर्फ रिडक्शन होगा एक पार्टिकुलर एलिमेंट का, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करेगा। तो इसने क्या लिखा, ऑल ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ऑल लिख दिया इसलिए रॉन्ग हो गया। सभी ग्रुप 15 एलिमेंट +3 में डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करेंगे। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट और 2 इज इनकरेक्ट। 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। तो आंसर इज 3। आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। और अगर आपने क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में कर लिया और सोच लिया था तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। यानी आपने इन डेप्थ एनसीईआरटी की नॉलेज है, आपको अच्छे लेवल तक नॉलेज है। देखो एग्जामिनर ने इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ लिया, यहाँ पे एग्जामिनर ने डिस्प्रोपोर्शनेशन की नॉलेज पूछ ली, रिडॉक्स रिएक्शन की, साथ में इनर्ट पेयर इफेक्ट की। जिसको नॉलेज होगी वही बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। और पी ब्लॉक एलिमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये जबरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है। ठीक, करेंगे भाई ट्राई। क्या है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल आयंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मोलर कंडक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशंस। आपको क्या बताना है, मोलर कंडक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। देखो जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टेंस जो होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले चेक करते हैं चार्ज ऑन आयन। सबसे पहला काम, जिसपे चार्ज ज्यादा होगा तो उसकी मोलर कंडक्टेंस ऑलरेडी ज्यादा होगी। दूसरा, अगर चार्ज सेम हो जाए देन मोलर कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन होती है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं, चार्ज का। फिर अगर चार्ज सेम है, चार्ज से सोल्व ना कर पाओ तो हाइड्रेशन का। जिसका हाइड्रेशन ज्यादा उसका हाइड्रेटेड साइज ज्यादा होगा, जिसका हाइड्रेटेड साइज ज्यादा होगा उसका आयनिक मूवमेंट कम होगा, जिसका आयनिक मूवमेंट कम होगा उसकी आयनिक कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस कम हो जाएगी। तो सबसे पहले यहां पे लिखे हैं ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, +2 चार्ज वाले। तो +2 चार्ज वालों का +1 वालों से ज्यादा होगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। अब इन दोनों में +2 वालों में अगर कंडक्टेंस की बात करें, कंडक्टेंस की अगर हम बात करें कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ में, आप मुझे बताओ दोनों पे चार्ज सेम है तो हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा, जिसका साइज छोटा है। तो मैग्नीशियम 2+ का साइज छोटा है, इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो इसकी आयनिक कंडक्टेंस कम हो जाएगी। तो कैल्शियम 2+ की आयनिक कंडक्टेंस मैग्नीशियम 2+ से ज्यादा होगी। फिर अगर हम बात करें सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस में, अब सोडियम और पोटेशियम पे चार्ज सेम है तो चार्ज से सोल्व नहीं कर पाए, हाइड्रेशन से सोल्व करो। हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा, चार्ज सेम होने के बाद साइज से करते हो, जिसका साइज कम उसका हाइड्रेशन ज्यादा। सोडियम प्लस आयन का हाइड्रेशन ज्यादा तो उसकी आयनिक कंडक्टेंस यानी उसकी मोलर कंडक्टिविटी कम, पोटेशियम प्लस की ज्यादा, सोडियम प्लस की कम। तो चेक करो कहां पे कैल्शियम 2+ की सबसे ज्यादा है, कैल्शियम 2+ की सबसे ज्यादा एक ही ऑप्शन में, थर्ड। बाकी चेक करो कैल्शियम 2+, उससे कम मैग्नीशियम 2+, पोटेशियम प्लस, उससे सबसे कम सोडियम प्लस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आया थर्ड। ये आपका फर्स्ट से सेकंड अटेम्प्ट तक जाने वाला क्वेश्चन है और मैं कहूंगा ये नीट 2025 में आ सकता है। नीट 2025 में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कहेंगे नीट का लेवल धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, जिससे जो बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं, उनको एग्जाम में अच्छी रैंक लाने में मदद मिलेगी। जो बीवाइज क्लासेस को फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, अच्छे से मेहनत करके जाते हैं, डेफिनेटली उनको मदद मिलेगी। क्या था इस क्वेश्चन में, ये 4 आयन आपको दे रखे हैं। जैसे मैंने बोला नीट 2025 में आ सकता, तो हम हमेशा क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं ना, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, ये 4 आयन है। मोलर कंडक्टिविटी का ऑर्डर बताना है तो ध्यान रखो सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी बतानी होती है चार्ज के बेस पे, जिसका चार्ज ज्यादा उसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। सेकंड, अगर चार्ज सेम हो जाए कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा होगी कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ की, इन दोनों में कंपेयर करो। मैग्नीशियम 2+ का साइज छोटा है, इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो इसकी आयनिक कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो कैल्शियम 2+ की ज्यादा, उससे कम मैग्नीशियम 2+ की। सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस में चार्ज सेम है, हाइड्रेशन ज्यादा सोडियम प्लस का होगा क्योंकि उसका साइज छोटा है। तो हम क्या करेंगे, सोडियम प्लस की कंडक्टिविटी को कम कर देंगे, पोटेशियम प्लस की ज्यादा हो जाएगी। ये ऑर्डर आ जाएगा। ऐसे आंसर आपका थर्ड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एल फॉर्म ऑफ द फ्रक्टोज। एल फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज, मैं एक काम करता हूं, आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के सारे बता देता हूं, आप खुद याद कर देना। देखो सबसे पहले ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड ग्रुप और इसमें सेकंड कार्बन पे OH राइट, थर्ड में होता है लेफ्ट, और फोर्थ और फिफ्थ में OH होता है राइट। ये आएगा, ठीक। दिस इज डी ग्लूकोज,
डी ग्लूकोज। वैसे डी और एल आइसोमर कैसे बताते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में आपके लास्ट कायरल सेंटर पे, जैसे यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन, तो लास्ट कायरल कार्बन ये है। तो लास्ट कायरल कार्बन पे कार्बोहाइड्रेट में OH राइट साइड है तो वो डी आइसोमर होता है, और लेफ्ट साइड है तो एल आइसोमर होता है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, एल आइसोमर बताने के लिए बस इसको इतना कर देते हैं, ये एल ग्लूकोज नहीं है, इसका ध्यान रखना है। एल ग्लूकोज अगर आपको बताना है तो आप कंप्लीट मिरर इमेज बनाएंगे किसका, डी ग्लूकोज का, यानी डी ग्लूकोज को कंप्लीटली उल्टा कर देंगे। OH सेकंड कार्बन पे लेफ्ट आ जाएगा, थर्ड कार्बन पे राइट आएगा, फोर्थ और फिफ्थ पे लेफ्ट आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको मैंने रिवाइज कराया है, कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, ध्यान रखना आपको, ठीक। अब ऐसे ही आपका फ्रक्टोज का, फ्रक्टोज में कुछ नहीं है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाएंगे, बस यहाँ पे CHO को CH2OH कर दो और सेकंड कार्बन जो है उसको कीटो ग्रुप बना दो। ये सेकंड कार्बन कीटो ग्रुप, पहला कार्बन हो गया आपका CH2OH, बाकी एज इट इज कॉपी पेस्ट, जो ऊपर लिख रखा ना ये 3 4 5 कार्बन, तीसरे पे लेफ्ट में, चौथे और पांचवें पे राइट में, तो ये हो गया हमारा डी फ्रक्टोज। क्या हो गया, डी फ्रक्टोज। और इसका अगर एल बनाना है तो इसकी कंप्लीट मिरर इमेज बना दो। कैसे, एक सेकंड, ये C डबल बॉन्ड O, ये ऊपर CH2OH आएगा और इन कार्बन पे ये OH लेफ्ट है तो राइट हो जाएगा, ठीक। नहीं, मैंने कुछ गलती की क्या, लेफ्ट है तो राइट जाएगा, सही लिखा ना, ये ऐसे सही है, और ये दोनों OH लेफ्ट आ जाएंगे ऐसे, ये हो गया, दिस इज एल फ्रक्टोज। अब चेक करो आपका एल फ्रक्टोज कौन सा है, एल फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज। एल फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज में सबसे कीटो तो सारे ही हैं, फिर तीसरे कार्बन पे OH राइट, इसमें लेफ्ट हो गया, इसमें राइट है, लेकिन चौथे पांचवें पे उल्टा सीधा, चौथे पांचवें पे दोनों लेफ्ट आने चाहिए, तीसरे पे राइट आना चाहिए, तो ये वाला देखो, ये वाला सही है, आंसर इज 4। ये हमारा पहले अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। और देखो आप एग्जाम के लिए बहुत सारी चीजें रटते रहते हैं, लेकिन जेई मेंस में भी डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, एल फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर पूछ रहा है। एग्जाम टफ नहीं आता, एग्जाम इजी आता है, बेसिक आता है, एनसीईआरटी बेस्ड आता है। मैं आपके सामने अप्रैल सेशन के जेई मेन 2025 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन जेई मेन में आ रहे तो नीट में भी आसान आएगा, चिंता मत करो, ड्रो मत, हमने बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ रखा है, ठीक। तो घबराना मत, फालतू कोचिंग के टेस्ट में कम स्कोर आ जाता है, कुछ बच्चे डर जाते हैं कि सर कोचिंग के टेस्ट में मेरा स्कोर 650 आता था, अब 450 आ गया। भाई वो कर रहे हैं आपके कोचिंग के टेस्ट का स्कोर कम, ताकि आपको डराया जा सके, ताकि आपका सिलेक्शन इस बार ना हो, आप इस बार भी बाउंड्री पर रह जाएं और नेक्स्ट ईयर उनके 50% 60% स्कॉलरशिप पाके आप वहीं एडमिशन लें। ये उनकी स्ट्रेटजी है, आप इस जाल में ना फंसे, ठीक। आप चिंता मत करो, आपका अच्छा स्कोर आएगा, मैं जब आपके साथ मेहनत कर रहा हूं भाई, क्यों डर रहे हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करो भाई ट्राई, जल्दी से करो, मेरे साथ साथ भी कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, ये 4 स्टेटमेंट दे रखे, इनमें से बताना है कौन सी 2 करेक्ट है, ये चेक करना है, क्योंकि 2 ऑप्शन दे रखे उसने। पहला ये दे दिया आपको 2 पेंटेनोन और ये दे दिया 3 पेंटेनोन, बोल रहा मेटामर है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मेटामर में क्या होता है, जैसे एक कीटो ग्रुप हो गया, इसके एक साइड तो मिथाइल आ जाए और एक साइड प्रोपाइल आ जाए, ठीक। और दूसरे केस में भी अगर ये हो जाए ना, एक साइड मिथाइल और दूसरी साइड आइसोप्रोपाइल, तो जैसे ही अल्काइल ग्रुप चेंज होगा ना वो मेटामर कहलाएगा। बट इसने क्या कर रखा है, यहाँ पे इथाइल, इधर भी इथाइल, तो दोनों में देखो, इसमें अल्काइल ग्रुप दोनों साइड इथाइल है, इसमें मिथाइल और प्रोपाइल है, तो अल्काइल ग्रुप चेंज हुआ तो ये मेटामर हो गया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ये वाला देखो, 1 2 3 4, 1 प्रोपेनॉन और यहाँ पे कौन से 1 सेकंड कार्बन लगा, 1 ब्यूटेनॉल, ये 2 ब्यूटेनॉल हो जाएगा, तो ये पोजीशन आइसोमर है, बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चों ने ये मिस्टेक की है, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, ये पेंटेनॉल है और ये आपका ब्यूटेनॉल है। ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल एक दूसरे के आइसोमर ही नहीं है, क्योंकि आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया, ये मिस्टेक आपने की होगी। नेक्स्ट ये है 1 ब्यूटेनमाइन और ये है आपका N डाइइथाइल अमाइन, तो ये होमोलॉग बोल रहा है। भाई ये तो प्राइमरी अमीन, ये सेकेंडरी अमीन, ये एक दूसरे के होमोलॉग हो ही नहीं सकते, या तो दोनों प्राइमरी अमीन हो या दोनों सेकेंडरी अमीन हो और उसमें एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस हो या 2 CH2 ग्रुप 3 CH2 ग्रुप का डिफरेंस हो, तब वो होमोलॉग कहलाएंगे एक दूसरे के। रॉन्ग है, ये आपका साइनाइड है और ये आइसोसाइनाइड है और सेम नंबर ऑफ कार्बन है, तो फंक्शनल आइसोमर है, बिल्कुल सही है। तो सही कौन सा है, A एंड D, आंसर इज 1।
ये भी हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा है। आप देखो हम कोचिंग में ऑप्टिकल आइसोमर, इतने कायरल कार्बन, उतने कायरल कार्बन, आर कॉन्फ़िगरेशन, आर एस कॉन्फ़िगरेशन, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इतने टफ कर रहे। एग्जामिनर आपसे मेटामर, पोजीशन आइसोमर, होमोलॉग, फंक्शनल आइसोमर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी में जितना उतना ही तो पूछेगा, जेईई मेन में पूछ रहा है। आप नीट के लिए क्यों डर रहे हैं? फालतू पढ़ाते हैं कोचिंग में, ऑर्थो इफेक्ट, सर इफेक्ट, पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया जाता है। पेपर बेसिक आ रहा है, इतना पढ़ा दिया, आया इतना सा, बच्चे को समझ में ही नहीं आता है, याद ही नहीं रहता कि क्या पढ़ा था, क्या करना है, बेसिक भूल जाते हैं, टफ कर लेते हैं। क्वेश्चन एमएससी का सोल्व कर दो, 11th क्लास का बेसिक क्वेश्चन हमसे हो नहीं रहा है, क्या फायदा उसका? हमने इतना पढ़ा दिया बच्चों को, बायो में तो ऐसे बता जाता है, इतना पढ़ा दिया बेटा एमबीबीएस में काम में आएगा। अरे एमबीबीएस में काम तब आएगा भाई जब एमबीबीएस में पहुंच जाओगे। तो पहले सिर्फ बेसिक पे, एनसीईआरटी पे फोकस करो। एक्स्ट्रा अगर कोई टेस्ट आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, टेस्ट में फालतू पढ़ा जा रहा है, उसको सबको स्किप कर दो, छोड़ दो। लास्ट के कुछ दिन बचे, अपने 2-3 पेपर नीट के प्रीवियस ईयर पेपर कर जाओ, उनमें जो मिस्टेक हो रही है उनको अच्छे से नोट करके रिवाइज करके चले जाओ। बस इतना कर दो, ज्यादा मत करो, कम एफर्ट लगाओ, अच्छे से लगाओ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन देखो यार, करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर 4 लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम 3+। भाई क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हम जानते हैं, इसमें आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, आर्गन के बाद इसमें 3d5 और 4s1 में इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्रोमियम को +3 में लेके जाओगे, सबसे पहले 4s का इलेक्ट्रॉन जाएगा और फिर 3d का इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो बचा क्या, आर्गन 3d3। तो इसमें n कितना है 3, d के लिए l कितना होता है 2। अब m क्या हो सकता है, -2 से +2, -2 -1 0 +1 +2 कुछ भी हो सकता है, ठीक। और s कितना आएगा, +½ या -½ जो भी दे रखा होगा। तो अब देखो n = 3 इन दो ऑप्शन में है, l = 2 भी इन दो ऑप्शन में है, m = 0, m = -1, यहां तक दोनों सही है, लेकिन s +½ कहां है, सिर्फ इसमें है, तो आंसर थर्ड आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे इसने 0 दे रखा, -1 भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, +1 भी आ सकता है, -2 +2 भी आ सकता है, तो आंसर इज 3। ये भी हमारा फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन है। देख रहे हो ना, नीट लेवल का पेपर है ये, जेईई मेन अप्रैल सेशन का पेपर है, 3 अप्रैल वाले शिफ्ट का। 3 अप्रैल की पहली शिफ्ट है, 10वें क्वेश्चन के बाद दूसरी शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 1.46 ग्राम CO2 एंड 0.9 ग्राम H2। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक सैंपल। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्या इस क्वेश्चन में प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन हम मोल कॉन्सेप्ट से करेंगे। भाई हम जानते हैं 44 ग्राम CO2 कंटेन्स कितना, बताओ आप सर, 12 ग्राम कार्बन। यूनिटरी मेथड लगाओ, 1 ग्राम CO2 कंटेन्स 12/44 ग्राम कार्बन। फिर कितना दे रखा, 1.46 ग्राम CO2 कंटेन्स कितना आएगा, 12/44 इंटू 1.46 ग्राम कार्बन। इतना कार्बन है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा भाई, जितना कार्बन है उस कार्बन के मास को आप डिवाइड कर दो, टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना 0.5 है, गुणा में 100 कर दो। अब जब गुणा में 100 कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये 2 0 काटो, वहां पे 146 बच गया। अब इसको भी काट दो, ये 1/2 होता है, 22 पे कट जाता। अब 22 पे, अब कहां पे जाएगा, ये गया 6 पे, ये गया 11 पे, ये 11 1 जा 11, बच गया कितना 36, तो 11 3 जा 33, और बच गया कितना 3, फिर 13.8 है ना, ऐसा आ जाएगा, सही है ना। चाहे 13 लिख दो, अप्रोक्स 14 पे जा रहा है क्या, 11 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता, ये आपका थोड़ा सा ज्यादा चला जाता, लगभग ये बोल सकते हो आप 11 14 पे 14 1 जा 14 14 1 जा 154 पे चला जाता, तो 13.8 तो नहीं, उससे सॉरी 13.2 आएगा, 13.3 अप्रोक्स आ जाएगा। तो 6 3 जा 18 और 13 6 जा 78 और 79.8%, दैट इज अप्रोक्स 80% आ गया आपका आंसर, ठीक। ये आ जाएगा, बताओ कितना टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये सेकंड अटेम्प्ट तक चला जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन तो इसमें भी है ना। ये आंसर है 80%। ये हो गया 10th क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, व्हाट इज द प्रोडक्ट ए। अगर आपको थोड़ा टाइम लगता है तो ऑर्गेनिक के इस क्वेश्चन को आपको वीडियो पॉज करके करना चाहिए, क्योंकि बहुत शानदार क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या दिया है इसमें, मैं करूं स्टार्ट। देखो ये आपका रिएक्टेंट दिया है, इसमें 2 कीटो ग्रुप है, उसकी रिएक्शन कराई है KOH के साथ हीट कर दिया। जब आप
किसी कार्बोनिल सब्सटेंस की रिएक्शन किसके साथ कराते हो, NaOH KOH के साथ कराते हैं, तो हम वहां पे क्या एनालिसिस करते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन होगी या कैनिजेरो होगी। एल्डोल कंडेंसेशन कहां होती है, जहां कार्बोनिल सब्सटेंस के पास अल्फा H होता है। लेकिन अगर हम बात करें कैनिजेरो कहां होती है, जहां पे अल्फा H नहीं होता है। तो इस CO के बगल में कोई अल्फा H है क्या, नहीं है, इसके बगल में भी अल्फा H नहीं, तो दोनों CO ग्रुप क्या करेंगे, दोनों CO ग्रुप यहां पे कैनिजेरो रिएक्शन देने वाले हैं। KOH के साथ हीट करोगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, कैनिजेरोज रिएक्शन होगी। और कैनिजेरो रिएक्शन जब होगी तो आपको पता है जो कार्बोनिल ग्रुप NaR में ज्यादा रिएक्टिविटी रखता है उस पे क्या होता है, एसिड बनता है। तो जब आप यहां पे रिएक्शन कराएंगे तो देखो ये CO ये कीटो ग्रुप है, लेकिन ये क्या है, ये तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है ना, तो एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्टिविटी ज्यादा, तो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा उसका एसिड बनता है और दूसरे पार्ट का अल्कोहल बन जाता है। यही क्या होता है, कैनिजेरो रिएक्शन में डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। तो हम यहां पे क्या बना देंगे, एसिड बना देंगे। जैसे ही एसिड आपने बनाया, ये क्या है KOH बेस, तो क्या बन जाएगा, इसका सोल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, यहां पे आपका सोल्ट बन जाएगा, ये सोल्ट बन गया। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, ये बन गया प्रोडक्ट आपका। फिर इसका H3O+ यानी एसिडिक वाटर इसमें डाल रहा है, तो एसिडिक वाटर डाल देगा तो सोल्ट क्या बन जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे ये आ जाएगा। ये आपका ए प्रोडक्ट बन गया। उसने पूछा ए क्या है, बताओ ए क्या है, ए आपका कौन सा है, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ये देखो CH पे OH लगा है और COOH लगा है, बाकी कोई आंसर इनमें से नहीं आएगा। आंसर 1, ये आप फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट तक जा सकते थे। और जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया ना, ये समझो वो नीट में 170 से एक भी नंबर कम नहीं लाएगा, 180 आउट ऑफ 180 भी लाएगा। देखो 170+ बोला मैंने, 170+ का मतलब 172 भी है, 175 भी है, 176 भी है, 180 भी है। तो जो बच्चा जेईई में 2025 का क्वेश्चन सोल्व कर रहा है वो आराम से 180 आउट ऑफ 180 ला सकता है। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। हमने देखा यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप KOH के साथ रिएक्शन, दो बातें दिमाग में आई, एल्डोल या कैनिजेरो। हमने देखा अल्फा H है नहीं, तो अल्फा H है नहीं, तो अल्फा H नहीं है तो कैनिजेरो रिएक्शन। कैनिजेरो रिएक्शन में जो कार्बोनिल ग्रुप आपका NaR की तरफ ज्यादा रिएक्टिविटी रखता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप या कीटो ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव, एल्डिहाइड ग्रुप, उसका एसिड दूसरे पार्ट का अल्कोहल, एसिड KOH के साथ सोल्ट बनाएगा। फिर इसमें H3O+ डाल दिया तो ये सोल्ट का एसिड बन जाएगा। ए आ गया आपका आंसर। ठीक, ए प्रोडक्ट क्या पहला लिख रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द गिवन कंपाउंड इज। ये देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है, जब भी IUPAC नेम लिखे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पहचानो। कौन सा यहाँ फंक्शनल ग्रुप, COOH और OH। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन हुआ हमारा, COOH, तो ये बेंजोइक एसिड हो गया इसका मेन चेन का नाम। फिर जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करो। अब आप यहां पे क्या आ सकते हो, क्लॉकवाइज भी आ सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। अगर इधर जाएंगे 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आया और इधर आएंगे तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आया, तो सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर कहां से मिल रहा है, नीचे आने पे 1 2 3 4 5 6, तो आप इसका नेम बोलेंगे 2 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे ब्रोमो, 5 पे नाइट्रो। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आया, 3 वाला ब्रोमो आया, 3 ब्रोमो, देन 2 हाइड्रोक्सी और 5 पे नाइट्रो आएगा। और ये क्या है हमारा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। देखो आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है। ठीक, 3 ब्रोमो, 2 हाइड्रोक्सी, 5 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। एनसीईआरटी की तो एग्जांपल आ रहे हैं एग्जाम में, उससे बाहर नहीं आएगा। सारे क्लास नोट्स में मैंने आपको करा रखे, घबराना मत। क्लास नोट्स में आपका रिवाइज नहीं हुआ तब भी मत घबराना, आपके केएल टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशन में सारे हो चुके हैं, केयर और बीट में। बिल्कुल भी चिंता मत करना कि एनसीईआरटी का कोई वर्ड छूट गया होगा, कोई पॉइंट छूट गया होगा, है ना। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है भाई, इसको सेकंड अटेम्प्ट तक थोड़ा लेके जाएंगे, सबने सोल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट इज यूज्ड टू प्रिपेयर ट्राइब्रोमोएनिलीन। देखो पहले में बोल रहा Br2 के साथ रिएक्शन कराओ इसकी। ये NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। NH2 क्या है, +M ग्रुप। तो +M ग्रुप के अकॉर्डिंग लिखाएंगे ना, तो +M ग्रुप के अकॉर्डिंग ऑर्थो या पैरा पे आएगा। अगर यहां NO2 बल्की ग्रुप है तो अब NH2 क्या है, ये छोटा ग्रुप है, तो इसकी ऑर्थो पोजीशन ये 2 बनेगी और ये पैरा बनेगी। तो यहां पे और यहां पे हम नहीं लगाएंगे क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी NO2 के साथ, तो यहां भी Br आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में NaNO2HCl क्या करेगा भाई, NaNO2HCl इसका डायजोनियम सोल्ट बना देगा। कैसे, ये बन जाएगा, ये NO2, ये N2+Cl- और ये Br लगा।
फिर तीसरा, ये पहला था, ये दूसरा, और तीसरा क्या है, Sn प्लस HCl, ये तो पता आपको नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करता है बस। और यहाँ पे ये N2 प्लस Cl माइनस के साथ इसकी रिएक्शन इधर नहीं कराएंगे, बस इतना बनाएंगे। ठीक, तो बताओ कौन सा, ये बना क्या ट्राइब्रोमो एनिलीन? नहीं, तो पहला आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, Br2 लगाओ NO2 के, नाइट्रोबेंजीन के, कहां आएगा, मेटा में आएगा ब्रोमीन ग्रुप, ब्रोमीन एटम सॉरी। नेक्स्ट Sn प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हो जाएगा एनिलीन में, तो मेटा ब्रोमो एनिलीन बना, मोनोब्रोमो प्रोडक्ट है। नेक्स्ट देखो, ये NO2 Br2 AlBr3, तो Br प्लस आएगा, ESR रिएक्शन होगी कहां पे, NO2 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो मेटा ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट NO2 की SnHCl के साथ रिएक्शन क्या होगा, एनिलीन बन गया। और एनिलीन की रिएक्शन जब ब्रोमीन वाटर के साथ कराई जाती है तो एनिलीन हाईली रिएक्टिव होता है ESR की तरफ, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हर जगह पे ब्रोमीन आ जाएगा, यानी 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। तो आंसर कौन सा आया, यही पूछा ना, ट्राइब्रोमो एनिलीन, फोर्थ आ जाएगा, ना सेकंड ना थर्ड, आंसर इज 4। ये आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, क्योंकि 4 रिएक्शन आपको देखनी पड़ी है, तो सेकंड अटेम्प्ट तक तो जरूर लेके जाए। पहले अटेम्प्ट में टाइम टेकिंग हो सकता है, 1 मिनट तक ले सकता है, 1 मिनट जिसमें लेगा वो सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन होता है। ठीक, कर लेंगे भाई, टफ क्वेश्चन तो नहीं है, तो ऐसे हो जाएगा, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ग्रुप दे रखे हैं, कौन सा है ना, पीरियोडिक टेबल का, और लिस्ट ऑफ एलिमेंट दे रखा है। ये निकोजन कौन है, चेल्कोजन कौन है, हेलोजन कौन, नोबल गैस कौन है। भाई ये रेडोन, ये क्या है, ये नोबल गैस नहीं है। एस्टेटाइन, ये क्या है, अरे फिर कल बाहर आई आंटी और आप गए अंदर, क्योंकि आंटी मार्क्स पूछेगी। ठीक, ये हेलोजन नहीं है, बोलो। नेक्स्ट टेल्यूरियम, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन फैमिली नहीं है, चेल्कोजन नहीं दिख रहा आपको। नेक्स्ट इसके बाद ये बिस्मथ, नाना पाटेकर, ऐसे सब भिखारी, निकोजन फैमिली नहीं है। तो बताओ कैसे मैच करोगे, ए मैच किया किसके साथ, 4 के साथ, बी मैच किया 3 के साथ, सी मैच किया 2 के साथ, डी मैच किया 1 के साथ। 4 3 2 1, आंसर 2, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। यार आप कितना पढ़ के जाते हैं, एग्जामिनर आपसे पीरियोडिक टेबल कितने आसान क्वेश्चन पूछता है। जेईई मेंस का पेपर है ये आपके सामने, ये नीट लेवल का पेपर है ना। एक आध क्वेश्चन इसमें थोड़ा अच्छा है, बाकी सब बढ़िया, इसलिए मैंने बोला 18 क्वेश्चन ठीक होते ही नीट में 180 आउट ऑफ 180 है, 16 क्वेश्चन ठीक होते ही 170 प्लस है। ठीक, नेक्स्ट फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर 2s and 2p एनर्जी लेवल्स। अरे भाई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अंडर द रूट L इंटू L प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, यही तो होता है। आप जानते हो S सब सेल के लिए 2s सब सेल है, 2s है या 3s है, कुछ भी है, इसके लिए क्या होगा 0, तो इसका एंगुलर मोमेंटम यहां पे 0 पुट करोगे, कितना आया 0। वहीं अगर आपकी 2p एनर्जी लेवल है तो p सब सेल के लिए L कितना होता है, p सब सेल के लिए L होता है आपका 1, तो पुट कर दो 1 इंटू 1 प्लस 1 अंडर द रूट h अपॉन 2 पाई, ऊपर आ गया रूट 2 इंटू h अपॉन 2 पाई, तो क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, h अपॉन रूट 2 पाई बच जाएगा। अब बताओ कौन सा आंसर आएगा, ये नहीं आ सकता, 0h अपॉन 2 पाई नहीं आ सकता। अब इन दोनों में देखो 0 0, ये तो सही है, h अपॉन रूट 2 इंटू पाई, लेकिन इसमें क्या है h अपॉन अंडर द रूट 2 पाई, यानी पाई भी रूट के अंदर है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी, आंसर 1 आ जाएगा। ध्यान से सोल्व करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक, ये हमारा 15th क्वेश्चन हो गया। ठीक, कर लेंगे, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट। भाई ये आपको बोरन फैमिली के ऑर्डर दे रखे हैं, देखो बोरन फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जीत सीरीज में दूसरी बार करवा रहा हूं, मैंने आपको एनसीईआरटी भी दिखाई थी, कार्बन फैमिली की भी दिखाई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है, इसलिए बार बार ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें, बोरोन की सबसे ज्यादा होती है, फिर सबसे ज्यादा होती है बोरोन के बाद थैलियम की, उसके बाद इंडियम की, उससे कम, मतलब कम हो रही है बोरोन सबसे ज्यादा, उससे कम थैलियम, उससे कम इंडियम, उससे कम गैलियम, उससे कम एल्यूमिनियम, ये ऑर्डर आता है। और ये मैंने आपको बताया भी था, ये इसकी 2.0 अगर होती है, इसकी 1.8 1.7 1.6 1.5 ये ऑर्डर आ जाता है। ठीक, मैंने बोला था ध्यान रखना ये ऑर्डर। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी
भाई आयनेशन एनर्जी बोरोन की सबसे ज्यादा होती है, आपको याद होगा अगर किलो जूल पर मोल में अगर हम बात कर दें 801 होती है बोरोन की, उससे कम थैलियम की कितनी होती है 589, उससे कम किसकी आएगी गैलियम की, इसकी 579, एल्यूमिनियम की होती है 577 और सबसे कम होती है इंडियम की 558। याद आ गई होगी आपको। डेंसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, डेंसिटी डाउन द ग्रुप जनरली बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये ऑर्डर डायरेक्ट ऐसा आ जाएगा। ठीक, तो पहला भी अच्छा ये देख लेना, पहला सही है जो मैंने लिखा वही है ना, बिल्कुल सही है। दूसरा भी यही है। ठीक, तीसरा भी सही है, डाउन द ग्रुप बढ़ रही है। चौथा साइज की अगर हम बात करें, साइज सबसे ज्यादा होता है थैलियम का, उससे कम होता है किसका, थैलियम से कम होता है इंडियम का, इंडियम से कम एल्यूमिनियम का, उससे कम गैलियम का और सबसे कम बोरोन का। यहां पे ध्यान देना है बस, बाकी डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है। ठीक, बोरोन का सबसे कम है कितना, ये इसका तो 170 पिकोमीटर होता है और ये आपका 167 पिकोमीटर डेटा के अकॉर्डिंग है ना, एनसीईआरटी डेटा जो है, ये 143 पिकोमीटर, ये 135 पिकोमीटर और आई थिंक उसका 88 पिकोमीटर होता है। एनसीईआरटी के डेटा भी मैंने आपको क्लास में लिखवा रखे हैं। और बोलो, अगर आपका आयोनिक साइज की बात करें, आयोनिक साइज जो है वो डाउन द ग्रुप है ना, विदाउट एनी एक्सेप्शन बढ़ेगा। ऐसे सबसे ज्यादा थैलियम आयन का, उससे कम इंडियम 3+ का, उससे कम गैलियम 3+ का, यहां पे एक्सेप्शन नहीं है, उससे कम एल्यूमिनियम 3+ का और सबसे कम बोरोन 3+ का होता है। ये ऑर्डर है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इससे बाहर आएगा नहीं, रिवाइज करा दिया। अब इसमें देखो साइज डाउन द ग्रुप घटा रखा, पता नहीं क्या ही लिख रखा है, रॉन्ग है ये। ठीक, बोरोन का सबसे बड़ा कैसे हो सकता है, तो ए बी सी तीनों ठीक है, तो आंसर 1 आ जाएगा, आंसर 1। और ये आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होने का चांस रहता है, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा समझ के करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर फैट सोल्यूबल। अरे भाई विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक तो आपके वाटर सोल्यूबल में कितने कौन से आएंगे, बोरोन सॉरी यार, कहां बोरोन याद आ रहा है, विटामिन बी एंड सी, और बाकी जो बच गए आपके वो वाटर इनसोल्यूबल यानी फैट सोल्यूबल होते हैं, विटामिन ए डी ई एंड के। समझ आया कि नहीं आया। ठीक, विटामिन बी एंड सी वाटर सोल्यूबल है, इसलिए यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। ठीक, इसलिए लगातार अपने को वो लेने पड़ते हैं। और विटामिन B12 ऐसा विटामिन है जो बॉडी में स्टोर भी किया जा सकता है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। तो उसने बोला फैट सोल्यूबल, ये B12 वाटर सोल्यूबल, C वाटर सोल्यूबल, विटामिन B भी वाटर सोल्यूबल, तो D एंड E है, आंसर इज 2। ये पहले अटेम्प्ट का क्वेश्चन आपका था, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना भाई, नीट लेवल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 20 ml, ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। ठीक, 20 ml 1 molar NaOH is mixed with 10 ml 2 molar HCl which is further diluted to 100 ml. Find concentration of final solution. देखो क्या बोला, NaOH है और HCl है, इन दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा ये बताओ, NaCl बनेगा ना और वाटर बनेगा। ये कितना है NaOH, 20 ml 1 molar, 20 ml 1 molar, ये कितना है 10 ml 2 molar। तो अगर आप इसके मोल्स लिखेंगे कितने आएंगे, 20 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 20 मिलीमोल आए कि नहीं आए, और इसके कितने आएंगे 10 इंटू 2 20 मिलीमोल आए। अब यहां पे अगर आप LR चेक करें, लिमिटिंग रिएजेंट चेक करें, भाई इसके भी 20 मिलीमोल, इसके भी 20 मिलीमोल, दोनों का एक मोल क्या है, एक मोल NaOH का, एक मोल HCl के साथ रिएक्शन करता है, तो पूरे हैं, तो थोड़ी देर के बाद दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो ये 0 बच जाएगा और ये कितना बच जाएगा, NaOH का एक मोल HCl के एक मोल के साथ रिएक्शन करके NaCl का एक मोल देता है, तो हम बोलेंगे 20 मिलीमोल ऑफ NaOH विल रिएक्ट विद 20 मिलीमोल ऑफ HCl टू गिव 20 मिलीमोल ऑफ NaCl, ये देगा। अब 20 मिलीमोल है, अब टोटल वॉल्यूम इसका 20 ml, इसका 10 30 था, लेकिन बोल रहा है कि डाइल्यूट कर दिया पूरे सॉल्यूशन को 100 ml तक, यानी इसमें वाटर डाल दिया गया, बाद में और भी वाटर डाल दिया, और फाइनल वॉल्यूम कितना आया, फाइनल वॉल्यूम आया 100 ml। तो अब आपको अगर मोलरिटी बतानी है, देन मोलरिटी विल बी इक्वल टू 20 मिलीमोल, यानी 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मिलीमोल, और डिवाइड बाई 100 इंटू 10 की पावर माइनस 3 लीटर वॉल्यूम।
ठीक, ये कैंसिल, 20/100 कितना आया, 0.2 मोलर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर आ रहा है, सेकंड, आंसर 2 ये हमारा सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन था। अगर इस क्वेश्चन को आप फर्स्ट टाइम में समझ जाते हैं कि क्या एग्जामिनर पूछना चाहता है। देखो जनरली क्या होता है, जैसे इस क्वेश्चन को आपने देखा, आपके माइंड में ये गया होगा, आप वो पढ़ते ना पीएच सोल्व करते हैं, पीओएच फाइंड आउट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, कि ये बेस है, ये एसिड है, ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा, इसके H+ आयन इसके OH- आयन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो जिसके H+ फंसेंगे उसका चेक कर लेंगे, अगर H+ के इक्विवेलेंट ज्यादा है तो NaVa माइनस NbVb डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम करके H+ की कंसेंट्रेशन pH फाइंड आउट करते थे। वैसे ही अगर OH- के इक्विवेलेंट ज्यादा है, NbVb माइनस NaVa करके फिर आप डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम करके OH की कंसेंट्रेशन फिर POH pH फाइंड आउट करते थे। वो दिमाग में आया हुआ। लेकिन इस क्वेश्चन में है क्या, दोनों इक्वल दे रखे हैं, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके कंप्लीट NaCl बना देंगे। तो आपको ये स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन, स्टोइकियोमेट्री होती है ना, उसका क्वेश्चन है। तो इससे आप दोनों रिएक्ट करके इसके कितने मोल बने, तो NaCl पढ़ा ना सॉल्यूशन में, तो अब है ही नहीं, NaHCl खत्म हो गया। सॉल्यूशन में क्या है, वाटर है, वाटर में NaCl के आयंस पड़े हैं। कितने आयंस है, उसकी कंसेंट्रेशन, उसके मोल्स देख लो, 20 मिलीमोल है। कितने में, 100 ml में। तो 20 मिलीमोल डिवाइड बाय 100 ml, मिली से मिली कैंसिल हो जाएगा, या ऐसे लिख दो 20 × 10⁻³ मोल, 100 × 10⁻³ लीटर, तो ये 10⁻³ कैंसिल हो गया, 0.2 मोलर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा मैंने लिख दिया ना आंसर क्या है इसका। ठीक, Which of the following statement is correct with respect to Arrhenius equation? देखो करेक्ट लिखा है तो पहले इसको हाईलाइट कर लो, क्योंकि कई बार है ना, हम पेपर में 2 करेक्ट 2 इनकरेक्ट दिखती है और माइंड सेट हो जाता है, यार ये पूछा होगा और आंसर लगा देते हैं। पहले आंसर फिलअप करते टाइम ये देख लिया करो कि आपने क्या हाईलाइट किया है। तो Arrhenius इक्वेशन होती है K = A × E⁻⁻ सबसे पहली लाइन, डायमेंशन ऑफ K एंड A आर सेम, बिल्कुल सही है, क्योंकि E⁻ में कुछ है। ये तो आपका क्या है, एक मैथमेटिकल वैल्यू आएगी, और वैल्यू आएगी तो ये तो क्या हो गया, यूनिटलेस हो गया, और ये यूनिटलेस हो गया तो यूनिट ऑफ के विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ ए, कोई डाउट नहीं है। यानी अगर इक्वेशन दे दी जाए और आपसे बोल दिया जाए 0 ऑर्डर रिएक्शन है, बताओ यूनिट ऑफ ए क्या होगी, जो के की होती है ना, मोल पर लीटर पर सेकंड वाली। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यूनिट ऑफ के ए क्या आएगी Arrhenius इक्वेशन में, तो आप बता दोगे वही जो के की है। के की क्या है, टाइम इनवर्स, यानी सेकंड इनवर्स है या मिनट इनवर्स है। ठीक, तो पहली स्टेटमेंट सही है, के और ए की यूनिट सेम है। के डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जनरली। देखो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप मुझे बताओ, ये जो EA/RT की वैल्यू है ये बढ़ेगी, और नेगेटिव ऑफ EA/RT क्या होगा, घटेगा। ठीक, और नेगेटिव ऑफ सॉरी एक सेकंड मैंने उल्टा बोल दिया। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा EA/RT घटेगा, तो -EA/RT इसका नेगेटिव बढ़ेगा, जिसके कारण E⁻⁻EA/RT बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो आपका K ही बढ़ेगा, K भी बढ़ेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेट कांस्टेंट बढ़ता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ये बोल रहा K डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रॉन्ग। A डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑलवेज। देखो A का टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि A क्या है, A इज Arrhenius कांस्टेंट, तो यहां पे हम टेम्परेचर के साथ उसको रिलेट नहीं करेंगे। वो बोल रहा है A डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर ऑलवेज, ऑलवेज तो वैसे ही केमिस्ट्री में गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, K इंक्रीज एज वैल्यू ऑफ EA इंक्रीज। EA अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये -EA/RT क्या होगा, घटेगा। E⁻⁻EA/RT घटेगा, और ये घटेगा तो K भी घटेगा। तो EA बढ़ने पे K घटता है, जबकि ये उल्टा लिखता है। ठीक, वो बोल रहा है EA बढ़ा तो K बढ़ागा ना, रॉन्ग हो गया। तो आंसर कौन सा आया, फर्स्ट आ जाएगा। आंसर इज फर्स्ट। ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, क्योंकि चारों स्टेटमेंट हमें देखनी पड़ती है, पहले अटेम्प्ट में इतना फास्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। तो 19th हो गया। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन कौन सी है भाई, फिंकलस्टीन रिएक्शन में आपको पता है क्या होता है, जब हम किसी एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो वहां क्या बनता है, एल्काइल आयोडाइड बनता है,
और NaCl या NaBr की पीपीटी बनती है, जिसके कारण इक्विलिब्रियम लीच-एटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये फिंकल्स्टीन रिएक्शन है। तो फिंकल्स्टीन रिएक्शन कौन सी है? ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये रहा। इथाइल क्लोराइड से सोडियम आयोडाइड एसीटोन की प्रेजेंस में इथाइल आयोडाइड बन जाएगा। दिस इज फिंकल्स्टीन रिएक्शन। पी का आ गया 4, पी मैच कर गया 4 के साथ। ठीक, नेक्स्ट लूकास टेस्ट। ये आपने शायद जीत सीरीज 6 में भी किया था। लूकास रिजेंट क्या होता है? एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl जो अल्कोहल के साथ अल्काइल क्लोराइड बनाता है, जिसके कारण व्हाइट टर्बिडिटी आती है। टर्सरी अल्कोहल के साथ इमीडिएटली आएगी 3 से 5 सेकंड में। सेकेंडरी अल्कोहल के साथ थोड़ा टाइम लगेगा 5 मिनट, और सबसे ज्यादा टाइम लगेगा प्राइमरी अल्कोहल में अप्रोक्स 30 मिनट। ठीक, तो अल्कोहल की रिएक्शन देख लो कहां पे, ये रही। अल्कोहल कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2 मैच कर गया 3rd के साथ, ये अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा यहां पे, है ना। 5 मिनट में व्हाइट टर्बिडिटी आएगी। वुड्स रिएक्शन, जब आप अल्काइल हैलाइड के 2 मोल की रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हायर एल्केन बनती है, दैट इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। सेकंड ऑप्शन है। गाटरमैन रिएक्शन, इसमें बेंजीन की रिएक्शन कराई जाती है CO प्लस HCl के साथ बेंजाल्डिहाइड बनेगा, दिस इज नोन एज गाटरमैन कोच रिएक्शन। तो ये फर्स्ट के साथ मैच कर गया। तो पी का 4 3 2 1, आंसर इज 1। और ये हमारा पहले अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। देखो मुझे पूरी उम्मीद है ये 20 के 20 क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक, जीत सीरीज से आपको ये समझ में आ रहा है कि हम जेईई मेंस के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो नीट के क्वेश्चन तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, और ये तो आपके बिल्कुल लेटेस्ट है जो आपका अप्रैल सेशन हुआ उसके। कल वाला जो था, मतलब जो पहली और दूसरी शिफ्ट थी अप्रैल सेशन की, जेईई मेन 2025 के अप्रैल सेशन में फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल का था, उसमें न्यूमेरिकल भी अच्छे थे, क्वेश्चन का लेवल भी ठीक था। लेकिन 3rd और 4th शिफ्ट के जो 20 क्वेश्चन हमने किए हैं ये आपके सामने है, नीट जैसा लेवल है या नीट से भी कम लेवल आप इसको बोल सकते हैं। ठीक, तो अब तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा कि कोचिंग वाले फालतू क्वेश्चन पूछते हैं, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ बेसिक क्लियर रखें, अपने एनसीईआरटी पे फोकस करें, आराम से नीट में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं। तो अब देख लो, जिस बच्चे का आज के 20 क्वेश्चन में, देखो सबसे पहले तो ये बताओ 20 में से 20 किसके ठीक हुए? 1-2 बच्चे तो पक्का ईमानदारी से ठीक किए होंगे। ठीक, फिर उसके बाद 19 किसके ठीक है? अब जिसके 18 इवन 17 भी ठीक है, 17 और 18 वाला लिख लो, 17 या 18 क्वेश्चन जिसके ठीक है या ज्यादा ठीक है, वो केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करने का हकदार है। जिस बच्चे ने आज के टेस्ट में या आज के जीत सीरीज के 20 क्वेश्चंस में 16 क्वेश्चन सही किए हैं, वो 170 प्लस स्कोर कर सकता है। जिसके 15 क्वेश्चन ठीक हुए हैं या 14 ठीक हुए हैं, वो 160 प्लस स्कोर कर सकता है। ठीक, और 12 क्वेश्चन वाला आराम से 150 प्लस स्कोर कर सकता है। जिसके 10 क्वेश्चन सही है वो भी आराम से 140 तक इजीली स्कोर कर सकता है। अब आपको इस स्कोर के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। बाकी लास्ट टाइम पे मैंने आपको जैसा बोला, CRMTS के 10 मेजर टेस्ट, उनके वीडियो सॉल्यूशन विल बी मोर देन एनफ। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, और रही बात आपकी केमिस्ट्री में जो मैंने 90 शॉर्ट्स कराए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छांट के आपको दिए, क्योंकि एक टीचर को ऐसा ना आइडिया लगता है भाई ये पिछली बार पिछले 2-3 साल में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुका है, नेक्स्ट टाइम यहां से एग्जामिनर पूछ सकता है। तो वही क्वेश्चन मैंने वहां पे उस N3C सीरीज में रखे हैं। और बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स से मेरी बात हुई है कि N3C सीरीज आपने बहुत अच्छी स्टार्ट की है, इससे हमें काफी बेनिफिट हुआ है। उसकी पूरी प्ले लिस्ट भी मैंने बना दी है, 90 क्वेश्चन और 90 मिनट कभी भी बार बार भी देख सकते हो, रिपीट भी कर सकते हो। ठीक, तो वो देख लेना, आप प्ले लिस्ट पूरी बनी हुई है। बीवाइज क्लासेज का जो हमारा ऑफिशियल चैनल, मेन चैनल जो रहा, जो सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है, 4 लाख प्लस सब्सक्राइबर है। और ये आपके सारे जीत सीरीज है, CRMTS सीरीज है, ये इस पे नए चैनल पे आपके वीडियोस आ ही रहे हैं। और भी मैं हेल्पफुल वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन जरूर प्रेस करो। आपका कोई सजेशन है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं आपके लिए कैसा काम कर रहा हूं, मुझे और क्या इंप्रूव करने की जरूरत है, वो भी आप बता सकते हो। जैसे अगर आपको लगता है कि सर आपके वीडियो थोड़े लेंथी होते हैं, तो वो भी मुझे बता करो, ताकि मैं उनको शॉर्ट कर सकूं। क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं, मैं मन से पढ़ाता हूं, मैं भूल जाता हूं मैं कहां खड़ा हूं। मेरी आदत ये होती है कि हर चीज बच्चे को अच्छे से सिखाओ। तो अगर आपको वीडियो लेंथी लगते तो बता दिया करो, मैं आगे से छोटे करूंगा, नेक्स्ट सेशन में थोड़ी सी कोशिश करूंगा कि अपने आप को इंप्रूव कर सकूं, है ना। क्योंकि अगर जब तक आप ऑनेस्ट फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा मेरी क्या कमी है। क्योंकि डॉक्टर को जब तक पेशेंट ये नहीं बताएगा कि उसको कौन सा पेन है, वो उसको दवाई नहीं दे सकता। जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे आपकी क्या प्रॉब्लम है, कैसे मैं हेल्प कर सकता हूं, मुझे क्या इंप्रूव करने की जरूरत है,
तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा कि मुझे नया क्या करना है आपके लिए और क्या एफर्ट लगा सकता हूं। तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दिया करो, बच्चे भी और पेरेंट्स भी। और इसके साथ साथ भाई मैं अगेन रिपीट करूंगा, देखो आपको अब ये समझ में आ गया होगा जीत सीरीज से या सीआरएम टेस्ट सीरीज से कि पेपर एनसीईआरटी बेस्ड है। हमने जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, नीट के किए, आईआईटी एडवांस के किए, हमें ये समझ में आ रहा है कि पेपर एनसीईआरटी बेस्ड है, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी एक भी क्वेश्चन नहीं आता। जब इतना समझ में आ गया तो आप सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करें, और एटलीस्ट आपके जो छोटे भाई बहन है जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं उनको बताएं कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। और एनसीईआरटी पे फोकस सिर्फ बीवाइज क्लासेस में किया जाता है, क्योंकि मैं डे फर्स्ट से बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। कुछ लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया लेकिन पार्शली, अब भी वो पूरा नहीं पढ़ाते कि सिर्फ इनऑर्गेनिक का कर लो या ऑर्गेनिक का कर लो या फिजिकल की कोई जरूरत नहीं है या ओनली थ्योरेटिकल चैप्टर कर लो। पूरा पेपर प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। और आज से नहीं, जब से मैं पढ़ रहा हूं उस टाइम से एनसीईआरटी बेस्ड है। टीचर्स ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई, टीचर्स की गलती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट की, कोचिंग मैनेजमेंट की गलती है। तो आपके छोटे भाई बहन कहीं मिसगाइड ना हो, उनको बार बार ड्रॉप ना करना पड़े, तो उनको सही गाइडेंस दें, उनको बताएं कि बीवाइज क्लासेस में एनसीईआरटी पढ़ना सिखाया जाता है, एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है। इसलिए अगर आपको केमिस्ट्री के लिए जाना है, 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है, तो प्लीज आप बीवाइज क्लासेस को फॉलो करें। क्लास 11th यानी नीट 2027 के एस्पिरेंट्स के लिए हमने राइजर बैच बीवाइज क्लासेस ऐप पे स्टार्ट किया है। और जो 2026 के एस्पिरेंट्स हैं, यानी जो क्लास 12th के बोर्ड के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या क्लास 12th पास करके नीट के लिए पहले ड्रॉप में अपना टॉप में रैंक लाना चाहते हैं, नीट के चैंपियन बनना चाहते हैं, उनके लिए हमने चैंपियन बैच स्टार्ट किया है। दोनों ही बैच कैसे ज्वाइन करने हैं, बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, साइन अप करें, कोर्सेज में जाएं, 2027 वाले राइजर बैच पे क्लिक करेंगे, 26 वाले चैंपियन बैच पे क्लिक करेंगे, और पेमेंट करने से पहले राइजर बैच के लिए राइजर प्रोमो कोड, चैंपियन बैच के लिए चैंपियन प्रोमो कोड। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकता है। ठीक, बाकी जैसा आपको पता है मैं प्योर एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाता हूं, कोटा क्लासरूम के लेक्चर बच्चों को प्रोवाइड करता हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एग्जाम्पल, टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन, नीट आईआईटी एडवांस जेईई मेंस सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास में करवाए जाते हैं। क्लास में बच्चों को सिखाता हूं एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, रिवीजन कैसे करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का बेस्ट मेथड क्या है, एग्जाम अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या होती है, मिस्टेक का एनालिसिस कैसे करते हैं, पूरे थ्रू आउट एग्जाम की प्रिपरेशन मोटिवेटेड कैसे रहते हैं, एनर्जेटिक कैसे रहते हैं, फोकस कैसे बढ़ाना है, अपना कॉन्फिडेंस कैसे इंप्रूव करना, सारी चीजें मैं बच्चों को क्लास में सिखाता हूं। तो प्लीज आप उनको बोलें राइजर और चैंपियन बैच जरूर फॉलो करें। और जो बच्चे नीट 2026 के लिए 27 के लिए ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं मई लास्ट में हम क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्री बुकिंग या प्री रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो चुका है। आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो। जो बच्चे 5th में से पहले ज्वाइन करेंगे उनको स्पेशल डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है भाई, प्लीज ये वीडियोस, ये इंफॉर्मेशन अदर स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करें। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, आप मेरी करेंगे, मुझे और अच्छा लगेगा, मैं आपकी और आगे भी हेल्प करूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।